मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है। देखो, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन में जो पहला रिप्रेजेंटेशन है डैश वेज, ये आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर कोई टेट्राहेड्रल कार्बन है तो उसके दो बॉन्ड जो हैं वो एक प्लेन पे आ जाते हैं और एक बॉन्ड चला जाएगा बिलो द प्लेन और एक बॉन्ड आ जाएगा अबव द प्लेन। वेरी सिंपल। मान लो हम बोले कि CH3 एक मॉलिक्यूल है, इसका डैश वेज डायग्राम बनाना है। तो कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन, दोनों sp3 कार्बन। इस कार्बन का दो बॉन्ड एक प्लेन पे होगा, जैसे मान लो ये वाला और ये वाला। तो बाकी एक बॉन्ड चला गया बिलो द प्लेन तो दूसरा आ जाएगा अबव द प्लेन। सिमिलरली मान लो इस कार्बन का भी ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन पे आ गए। एक बॉन्ड जाएगा बिलो द प्लेन, दूसरा बॉन्ड आएगा अबव द प्लेन। हर टेट्राहेड्रल अब ठीक है। अब यही सुनो आज, हर टेट्राहेड्रल कार्बन के अबाउट दो बॉन्ड को एक प्लेन पे लाया जा सकता है और बाकी दो बॉन्ड एक बिलो और एक अबव हम लोग कर सकते हैं। खैर, सोहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन इज ऑलरेडी ओवर, हम लोग कन्फर्मेशन में पढ़े थे। इस टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्शन है दैट इज फिशर प्रोजेक्शन, ये नोट करो। इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन के मदद से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्यादातर स्टडी करते हैं। हालांकि डैश वेज भी इंपॉर्टेंट है, फिशर भी इंपॉर्टेंट और इंटर कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है ना, कि जैसे डैश वेज को फिशर में कैसे चेंज करेंगे, डैश वेज को सोहर्स में, सोहर्स से न्यूमैन, न्यूमैन से फिशर, सब इंटर कन्वर्जन। Fisher projection consists of a single vertical line and there can be many horizontal lines. Fisher projection consists of a single vertical line and one or more than one horizontal lines. Intersection represent carbon. Intersection represent carbon. सारे intersection carbon represent करेंगे। Now, the groups which are present on a vertical line, this one and this one, the groups which are present on a vertical line are below the plane. The groups present on the vertical line, the groups present on the vertical line are below the plane. यहां पर मान लो मिथाइल लगा दिए, यहां भी मिथाइल लगा दिए, तो समझना यह है कि ये दोनों मिथाइल जो है वो बोर्ड के बिल्कुल पीछे चला गया। द ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, द ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन आर अबव द प्लेन। द ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन आर अबव द प्लेन। ग्रुप प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन आर बिलो द प्लेन। तो फिशर प्रोजेक्शन देखने में एक प्लेनर डायग्राम है, लगता है कि प्लेन पे है सब कुछ, लेकिन सारा ग्रुप प्लेन पे नहीं होता। कुछ ग्रुप अबव द प्लेन और कुछ ग्रुप बिलो द प्लेन। वर्टिकल लाइन बिलो द प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन चीज लगाओगे वो बोर्ड से ऊपर, ऐसे समझना। सबसे पहले हम लोग एक कार्बन वाला फिशर या एक इंटरसेक्शन वाला फिशर, जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग डैश और वेज में रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हम तुमको बोले कि टेट्राहेड्रल को ऐसे देखो, ऐसे, तो तुम्हें जो प्रोजेक्शन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है कि व्हाइट और रेड वाला चला गया बिलो द प्लेन और ये दोनों क्या आ गया अबव द प्लेन। बात समझ में आ रहा है? तो एक इंटरसेक्शन वाला अगर मान लो फिशर हम लोग ड्रॉ कर रहे, जैसे मान लो यहां ऐसे लिख दिए ए बी डी ई, एक इंटरसेक्शन, ये भी फिशर है, एक कार्बन वाला फिशर हम लोग बोल रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि ए और बी बिलो द प्लेन चला गया और डी और ई जो है वो अबव द प्लेन है।
तो एक्चुअली स्ट्रक्चर इस तरीके का है और इस चीज का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे प्लेनर डायग्राम में करते हैं। बात समझ में आ रहा? 2 बॉन्ड बिलो द प्लेन और 2 बॉन्ड क्या हो गया? अबव द प्लेन। नाउ फिशर इज ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ सहॉर्स, सबसे आसानी से। फिशर इज ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ सहॉर्स। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक सहॉर्स प्रोजेक्शन हम लिखे, CH3 H Cl, यहां कर दिए मान लो OH, इधर कर दिए हम CH3, इधर कर दिए H। मान लो ये सहॉर्स प्रोजेक्शन है। ये सहॉर्स प्रोजेक्शन से मुझे फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। पहला काम आपको ये करना होगा कि सहॉर्स के ये दोनों कार्बन पे किसी भी ग्रुप को वर्टिकली बिलो लेके आना है, वर्टिकल लाइन पे, लेकिन नीचे की तरफ। जैसे ये OH पहले से ही नीचे की तरफ है, चाहो तो इसको ऐसे ही रख दो, या अगर आपका इच्छा है कि नहीं हाइड्रोजन आना चाहिए नीचे तो हाइड्रोजन को लेके आओ, या मिथाइल आना चाहिए नीचे तो मिथाइल को भी लेके आओ। लेकिन कैसे लाना है? कार्बन कार्बन के अबाउट रोटेशन करके। किसी भी ग्रुप को एक्सचेंज नहीं करना है। आप कार्बन कार्बन को इमेजिन करो कि रोटेट हो रहा है, और जो ग्रुप वर्टिकली डाउनवर्ड लाना चाहते हो वो लाया जा सकता है। सपोज हम चाह रहे हैं कि मिथाइल नीचे आए, तो हम इमेजिन करेंगे कि इसको रोक दिए और इसको घुमाए। घुमाने पे मिथाइल नीचे आ गया। मिथाइल नीचे आ गया तो ऑटोमेटिकली H इधर चला गया और OH इधर आ गया। हम यहां भी चाह रहे हैं कि मिथाइल नीचे आए। मिथाइल को अगर नीचे लाना है तो इसको रोक के इसको घुमाओ, 180 डिग्री से घुमाओगे तो मिथाइल नीचे आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। इमेजिन रोटेशन। यू कैन ब्रिंग एनी ग्रुप वर्टिकली डाउनवर्ड बाय कार्बन कार्बन रोटेशन ओनली। समझ में आ रहा? अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है वो सोचा कि नहीं हम OH को नहीं चाह रहे, हम मिथाइल को भी नहीं चाह रहे, हम H चाह रहे हैं नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट H कम्स। H आ गया नीचे, रोटेट करके लाए हैं तो यहां मिथाइल आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा। और मान लो हम यहां भी Cl चाह रहे थे नीचे, तो Cl आ गया रोटेट करके, रोटेट किए Cl नीचे आ गया, H इधर आ गया, मिथाइल इधर आ गया। कार्बन कार्बन का रोटेशन करके आप किसी भी 2 ग्रुप को वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आना है। मतलब यू आर मेकिंग द सहॉर्स प्रोजेक्शन इन अ एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब पार्शियल है कि फुल्ली है वो दूर की छोड़ो वो बात, हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म में चेंज करते हैं सबसे पहले सहॉर्स प्रोजेक्शन को, और वो भी ग्रुप को वर्टिकली डाउनवर्ड लाकर। समझ में आ रहा? अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग बेसिकली व्यू करते हैं ऊपर से। व्यू द मॉलिक्यूल फ्रॉम द टॉप। तुरंत 2 इंटरसेक्शन क्रिएट करो, ये 2 कार्बन का 2 इंटरसेक्शन। अगर हम ऊपर से ये वाला कार्बन, ये ऊपर वाला कार्बन, मान ली ये 1 दिए तो ये 1 हो गया, ये वाला कार्बन 2 नंबर कार्बन, ये वाला कार्बन 2 नंबर कार्बन। ऊपर से देखने में आपको क्लियरली दिखेगा कि ये दोनों ग्रुप कहां चला गया? बिलो द प्लेन। डेफिनेटली मिथाइल यहां पर भी मिथाइल, और बाकी जो चीज आपको जिस तरफ दिख रहा है उस तरफ लगाना है। Cl और H आपको दिख रहा है कि ऊपर की ओर है, H और OH भी ऊपर की ओर है। ये दोनों, ये चारों आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये दोनों आ जाएगा वर्टिकल लाइन पे। Cl H, लेफ्ट में Cl, राइट में H, लेफ्ट में राइट में HOH। इस मॉलिक्यूल का ये फिशर प्रोजेक्शन तैयार हो गया। अगर हम इसका फिशर बनाते, 2 इंटरसेक्शन क्रिएट करते, Cl नीचे, यहां H नीचे, H मिथाइल, OH CH3, फिशर तैयार हो गया। भले ही देखने में ये दोनों फिशर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, बट दे आर आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में रोटेशन करके फिशर बनाया गया है। तो पहला टाइप का सवाल इसमें ऐसा ही बनेगा, 3-4 फिशर प्रोजेक्शन दे दिए जाएंगे, विच ऑफ देम आर स्टीरियो आइसोमर, विच ऑफ देम आर आइडेंटिकल। आपको पहचानना पड़ेगा, और पहचानने के लिए क्या करना है? एक फिशर से उल्टा सहॉर्स बना लो, और सहॉर्स में रोटेशन कर करके आप दूसरा वाला अगर तैयार कर पाए तो वो दोनों आइडेंटिकल होगा, एल्स दे विल बी डिफरेंट।
तो एक मॉलिक्यूल का बहुत सारे आइडेंटिकल फिशर प्रोजेक्शन बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने H और Cl को नीचे लाया एक बार दोनों मिथाइल को नीचे लेके आए, हो सकता है कोई OH और Cl को नीचे लेके आए, बट यू शुड डू द कार्बन कार्बन रोटेशन ओनली। सॉहर्स से फिशर और फिशर से सॉहर्स, ये दोनों यहीं पे देख लो, कॉपी कीजिए। तो बेसिकली दो कार्बन वाला जो फिशर जो हम लोग बना रहे हैं, दो कार्बन का इंटरसेक्शन क्रिएट करके जो फिशर बनाए, हम आपको पहले यही सॉहर्स प्रोजेक्शन दे दिए। सॉहर्स प्रोजेक्शन कुछ ऐसा था, मान लो ऐसा दे रखे थे, इसी को कहते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। जो हम लोग यहां देख रहे हैं वही चीज यहां भी दिख रहा है। आप चाहो तो यहां पर रोटेशन करके किसी भी ग्रुप को आप नीचे की ओर ला सकते हो, किसी को भी रोटेशन करके नीचे लेके आए। यहां भी रोटेशन करके मान लो किसी एक ग्रुप को नीचे लेके आए, दो ग्रुप, रेड वाला व्हाइट वाला, ये दोनों नीचे की ओर आ गया। और हम बोल रहे हैं कि ऊपर से देख, अरे ऊपर से दिखने का मतलब ऐसे ही तो दिखेगा। सो बेसिकली फिशर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, मीनिंग ये होता है, इसलिए फिशर को रैंडमली उल्टा पुल्टा नहीं किया जाता, क्योंकि फिशर का हर लाइन का अपना मीनिंग है। ये जो हमने ड्रॉ किया एक्चुअली ये ऐसे है कि यार दो मिथाइल बिलो द प्लेन, बाकी के दो दो ग्रुप अबव द प्लेन, तो फिशर हैज दिस मीनिंग। पहले ये ऐसे था, हम लोग कह रहे हैं कि ऊपर से देखो, मतलब कि ऐसे देखो, तो हमेशा ये ऊपर वाला कार्बन 1 नंबर, नीचे वाला कार्बन 2 नंबर। बात समझ में आ रहा? इज दिस क्लियर? कैन वी रोटेट द फिशर लाइक दिस? क्या हम इस फिशर को ऐसे 180 डिग्री से पलट सकते हैं? नहीं। बात समझ में आ रहा? मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्लियर? हो सकता है मुझे नया स्टीरियो आइसोमर मिल जाए, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसलिए फिशर को हम लोग जनरली डिस्टर्ब नहीं करते, करेंगे लेकिन एक रूल के तहत करेंगे ताकि मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। क्लियर? अब देखो, हम लोग जानते हैं कि सॉहर्स से न्यूमैन कैसे बनता है, न्यूमैन से सॉहर्स कैसे बनता है। तो ऑब्वियसली अगर फिशर दे दिया और न्यूमैन पूछ लिया तो फिशर से सॉहर्स जाएंगे, सॉहर्स से न्यूमैन बना देंगे। तो ये इंटर कन्वर्शन तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, एक तरह से हम लोग समझेंगे, है ना। मेन जो इंटर कन्वर्शन है, डैश वेज से फिशर और फिशर से डैश वेज, डैश वेज से फिशर और फिशर से डैश वेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिशर, अच्छा, इस पे जाने के पहले एक चीज और देखो। हम लोग अभी जस्ट कंक्लूड किए कि एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे फिशर बनाए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चॉइस कि तुम कौन से ग्रुप को नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आना चाहते हो। एक मॉलिक्यूल का बहुत सारा फिशर हो सकता है, बट उस मॉलिक्यूल का मात्र एक स्टैंडर्ड फिशर होगा, स्टैंडर्ड फिशर प्रोजेक्शन। उस मॉलिक्यूल का मात्र एक ही स्टैंडर्ड फिशर प्रोजेक्शन होगा। और स्टैंडर्ड फिशर प्रोजेक्शन बनाने का रूल को कहते हैं हम लोग गोल्डन रूल। पता नहीं इसका नाम गोल्डन क्यों है, बट द रूल फॉर ड्रॉइंग द फिशर प्रोजेक्शन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड गोल्डन रूल। द रूल सेज, पहला पॉइंट, एक ही पॉइंट ही कहता है कि द प्रिंसिपल कार्बन चेन should be present on vertical line and the principal functional group should lie on the top of the vertical line. स्टैंडर्ड फिशर के लिए आपको पूरे प्रिंसिपल कार्बन चैन मतलब आईयूपीएसी के हिसाब से जो प्रिंसिपल कार्बन चैन होता है, वो प्रिंसिपल कार्बन चैन पूरा का पूरा वर्टिकल लाइन पे आ जाना चाहिए। और उसमें अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन
कंटेनिंग कार्बन, उसे हम लोग टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन पे ही रखेंगे। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल हम यहां पर ऐसे ड्रॉ किए, CHO, HCl, CH3, H, OH, इसके हम लोग बहुत सारे फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं, नो डाउट। कभी Cl नीचे आएगा, कभी H नीचे आएगा, कभी मिथाइल नीचे आएगा, बहुत सारे बनाए जा सकते। लेकिन इसका स्टैंडर्ड फिशर जो होगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन कहां से कहां तक, ये कार्बन से लेकर लगातार ये कार्बन तक होगा ना प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मिथाइल को रोटेट करके नीचे लेके आएंगे। मिथाइल को रोटेट करके अगर नीचे लेके आओगे तो OH इधर आ गया, H इधर आ गया, और CHO को भी रोटेट करके नीचे लेके आएंगे। CHO यहां पर हो गया, Cl यहां हो गया, H। अब मिथाइल और CHO को मैंने इसलिए नीचे लेके आया है कि फिशर में बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे ये दोनों ग्रुप आ जाए और दो कार्बन के साथ। जिसे नीचे लाओगे वही वर्टिकल लाइन पे जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो खैर, इसका अगर हम लोग फिशर अगर प्रोजेक्शन अगर बनाएं तो यहां CHO ऊपर हो गया, मिथाइल नीचे हो गया, Cl, H, OH, H, पूरा का पूरा प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे आ गया। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द टॉप। इसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फिशर। जहां प्रिंसिपल कार्बन चेन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वहां पे सिर्फ प्रिंसिपल कार्बन चेन को हम लोग लेके आएंगे वर्टिकल लाइन पे। जैसे ये बात समझ में आ रहा है? इस मॉलिक्यूल का ये स्टैंडर्ड फिशर है। कार्बन से लेकर कार्बन तक का पूरा प्रिंसिपल कार्बन चेन आ गया वर्टिकल लाइन। दिस विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फिशर। भले ही यहां फंक्शनल ग्रुप OH है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन शुड बी ऑन द टॉप। समझ में आ रहा? ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए जहां है उसको वहीं रहने दो। प्रिंसिपल कार्बन चेन पूरा का पूरा वर्टिकल लाइन पे आ जाना चाहिए एंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन शुड बी प्रेजेंट ऑन द टॉप। एक और रूल ऐसा भी कहता है कि द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड पार्ट शुड बी एट द टॉप। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल में कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड पार्ट है? अल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले अल्डिहाइड देता है, फिर अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड देता है। अगर इस मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड और एसिड दोनों होता तो हम एसिड को सबसे ऊपर टॉप पे ले जाते। या ऐसे याद रखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, तो ऑब्वियसली अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको ऊपर लेके जाते। स्टैंडर्ड फिशर। और देखो, स्टैंडर्ड फिशर अपने आप में इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि हम लोग इस टॉपिक में दो चीज पढ़ेंगे आगे चलकर, कैपिटल D, कैपिटल L और थ्रियो एरिथ्रो पहचानने में स्टैंडर्ड फिशर की जरूरत होती। क्लियर? आगे लिखिए, डैश वेज फिशर फ्रॉम डैश वेज। मान लो एक डैश वेज डायग्राम दिया है, C, A, B, D और E। पहले तो एक कार्बन वाला हम लोग फिशर समझने का कोशिश करें। पहले यह समझो कि जो रूल हम बताने जा रहे हैं वो रूल ऐसा बना क्यों। डायरेक्ट रूल याद करना थोड़ा हजम नहीं होता है, लेकिन ऐसा रूल क्यों बना। ये जो प्रोजेक्शन जो दिया हुआ है बेसिकली ऐसा दिया हुआ है, साइमल्टेनियसली देखना है। ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन पे, बाकी एक ऊपर और एक नीचे। या ऊपर ये व्हाइट वाला A है, ये पर्पल वाला जो भी वॉयलेट वाला जो है वो B है, D जो है वो ग्रीन है, E जो है वो रेड वाला है। ऐसे पहले मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मॉलिक्यूल को ऐसे जरा सा रोटेट करेंगे और उसके बाद ऐसे कर देंगे। इतना ही काम करना है, यही रूल है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे दिया हुआ था ना, ऐसे दिया हुआ था, लेकिन ये प्रोजेक्शन तो फिशर नहीं है। फिशर का मतलब कि दो ग्रुप वर्टिकली डाउन और दो ग्रुप वर्टिकली अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग जरा सा ऐसे टिल्ट करेंगे ताकि ये वाला जो ग्रुप था वो बिलो द प्लेन चला गया
और उसके बाद ये व्हाइट वाले को भी बिलो द प्लेन कर देंगे, तो ताकि ये दोनों हमको नीचे दिखेगा और ये वाला दोनों क्या दिखेगा, ऊपर। यस और नो? फिर से देख, ये स्ट्रेट लाइन हम लोग कह रहे हैं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ वेज, दिस इज अ डैश। ये स्ट्रेट लाइन है, व्हाइट वाला और वॉयलेट वाला जो लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। ऐसा करने से स्ट्रेट लाइन जो था वही वर्टिकल लाइन बनेगा। यस और नो? पहला रूल, द स्ट्रेट लाइन इज द वर्टिकल लाइन ऑफ फिशर। द स्ट्रेट लाइन इज द वर्टिकल लाइन ऑफ फिशर। ये जो स्ट्रेट लाइन था ए से लेकर बी तक, ये वर्टिकल लाइन है। ए ऊपर ही रहेगा, बी नीचे ही रहेगा। द स्ट्रेट लाइन विल बी कंसिडर्ड एज वर्टिकल लाइन ऑफ द फिशर। बात समझ में आ रहा? ए बी, इसको ऐसे घुमाए और ऐसे कर दिए, अभी भी वर्टिकल लाइन, ऊपर ए नीचे बी। और हम इतना ध्यान इसलिए रख रहे हैं, रैंडमली एक ऐसे क्रॉस करके कहीं भी चारों को नहीं लगा सकते, बिकॉज वी आर स्टडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हो सकता है कि हम उसी का एक दूसरा स्टीरियो आइसोमर बना दें। वो मॉलिक्यूल को आइडेंटिकल रखने के लिए हम लोग बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं चाहते। बात समझ में आ रहा है? द स्ट्रेट लाइन विल बी द वर्टिकल लाइन, दिस लाइन ए बी वर्टिकल लाइन। फिर देखो, क्या इसको जरा सा 90 डिग्री घुमाने से रेड वाले का पोजीशन चेंज हुआ? अभी बताओ, रेड तुम्हारे किस तरफ है? इधर है लेफ्ट और उधर है राइट। तुम्हारे लिए इधर है लेफ्ट और उधर है राइट। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। ये बात सबको समझ में आ रहा? लेफ्ट और राइट समझ में आ रहा? फिलहाल ये लाल वाला तुम्हारे किस तरफ है? प्रोजेक्शन देखना, लाल वाला किस तरफ दिख रहा है? राइट में ही तो दिख रहा है, राइट साइड में ही तो दिख रहा है लाल वाला। और अगर मैं इसको जरा सा 90 डिग्री से घुमाया तो क्या रेड वाला राइट से लेफ्ट में आ गया? अभी भी राइट में ही है, क्योंकि वो नीचे की ओर था, राइट में था। जरा सा घुमाने से बस ये ऊपर की ओर आ रहा है, लेकिन वो अभी भी राइट साइड में ही है। लेकिन ग्रीन वाले के बारे में सोचो, ग्रीन वाला अभी तुम्हारे किस तरफ दिख रहा है? राइट में दिख रहा है कि नहीं है? और जरा सा हम अगर ऐसे घुमा दिए तो वो किस तरफ आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा? अब हम दूसरा रूल लिखने जा रहे हैं, डोंट चेंज द पोजीशन ऑफ डैश। जो पीछे की ओर था, जिधर दिख रहा है, घुमाने पर भी वो उधर ही रहता है। तीसरा, चेंज द पोजीशन ऑफ वेज। कहने का मतलब, ये स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, अपना लेफ्ट और राइट बिल्कुल क्लियरली यहीं पे समझ लेना, ये लेफ्ट है और ये राइट है। समझ में आ रहा है? डैश का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता। अगर ये मेरे को राइट तरफ दिख रहा है तो फिशर में भी ये राइट तरफ ही रहेगा। यही मतलब है डोंट चेंज द पोजीशन। मतलब अगर मेरे को यहां पर ये राइट साइड दिख रहा है तो फिशर में भी वो राइट साइड ही रहेगा, लेकिन ये वाला का पोजीशन चेंज होगा। या ऐसा सब जो एक ही जगह खाली है यहीं पे डी लगाना है। ये बना इसका करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। रैंडमली ऐसे कर देते ए ई डी बी, रैंडमली, सर ये भी तो फिशर है फिशर है। मॉलिक्यूल यही है, गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इसका स्टीरियो आइसोमर आपने बना दिया। बात समझ में आ रहा है? ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल।
Draw the Fisher projection of the given dash wedge diagram. लेफ्ट और राइट पहचान लेना है, पोजीशन। हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन विल बी द वर्टिकल लाइन, इसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन इज द वर्टिकल लाइन जिसमें मिथाइल ऊपर और CHO नीचे। कोई जरूरी नहीं कि हम स्टैंडर्ड बना रहे, हम पहला फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं जो हमको समझ में आ रहा है, और उसको अगर स्टैंडर्ड में अगर कन्वर्ट करना है तो आगे चल के कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट फिशर, स्ट्रेट लाइन इज द वर्टिकल लाइन, मिथाइल ऊपर CHO नीचे। अब हमें पता है कि ये डैश का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता। Cl अगर मेरे को राइट तरफ दिख रहा है तो फिशर में भी वो राइट होगा, और H को हम इधर लेके आ जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगेन द स्ट्रेट लाइन इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड दैट विल बी द वर्टिकल लाइन जिसमें NH2 ऊपर और OH नीचे। अब इस लाइन के हिसाब से इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, किसका पोजीशन चेंज नहीं करना है? डैश का। डैश पे कौन दिख रहा? मिथाइल। मिथाइल किधर दिख रहा है? लेफ्ट में, तो यहां मिथाइल लगा देंगे और इधर क्या लगा देंगे? H। अरे सबको समझ में आ रहा है? क्या क्या? दूसरे वाले में क्या? खिलौने से खिलौना देखना है? अल्टीमेट आदमी ऐसा है, ये ऐसा, ये है स्ट्रेट लाइन। अब इसको क्या किया जा रहा है? कैसे? ऐसे घुमा रहे और उसको फिर ऐसे कर दे। रूल वही है, जो स्ट्रेट लाइन है ना यहां का, वही बनेगा वर्टिकल लाइन। ये पर्पल वाला तुम्हारे लेफ्ट में है, घुमाने पर भी वो लेफ्ट में ही रह रहा है। तो जो बिलो द प्लेन रहता है ना डैश, उसका पोजीशन चेंज नहीं करते। वो तुम्हारे किस तरफ दिख रहा है? लेफ्ट में, तो घुमाने पर भी वो लेफ्ट में ही, और ऐसे कर दी। रूल वही है जो 3 लाइन हम लिखे, बस हम ये समझा रहे थे कि वो रूल ऐसा बना क्यों बनाया गया है। तो यही चीज देखकर बनाया गया है, ताकि कॉन्फ़िगरेशन, मैंने ये खिलौना देखकर रूल बनाया गया है। हाँ, वर्टिकल लाइन में ऊपर CHO कर दें और नीचे मिथाइल कर दें, और यहां पर H और Cl जैसा है वैसे ही रखें, तो तुमको नहीं लग रहा कि हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन चेंज, हम लोग एक नया स्टीरियो आइसोमर बना दिए? वो मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज हो जाएगा। अभी हम लोग कायरल सेंटर पढ़ेंगे, ये कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर के अबाउट 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं। तो जो तुम बता रहे हो कि सर इसको छोड़ो, ये तो है ही, अगर हम CHO ऊपर करके CH3 को नीचे कर दें और बाकी जगह छोड़ दें जैसे है, वो नया स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा। अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये वाला भी काम कर दो। हम लोग और आएंगे रूल में, पहले आप जो दिया गया है उससे फिशर बनाना सीख लीजिए। क्लियर? अरे ऐसे देख,
थोड़ा सा हम स्टीरियो का थोड़ा सा फील लाने के लिए फिर से खिलौना का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो सब लोग इधर देखो, व्हाइट रेड जो भी है, ग्रीन रेड पर्पल, इस कार्बन से ये चारों ग्रुप बिल्कुल अलग जुड़ा हुआ है कि नहीं? 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या ऐसे केस में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है? चारों अगर अलग अलग कलर है तो ऑब्वियसली एक दूसरे का तो कोई मिरर इमेज है नहीं। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? इसके ठीक नीचे कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। समझ में आ रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव, ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास तक देख चुके थे। हम लोग बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो पढ़ रहे हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। अगर अभी के लिए तुम इतना याद रखो कि व्हाइट वाला ऊपर है, पर्पल पीछे, लेफ्ट है, तुम्हारे लेफ्ट में ग्रीन और तुम्हारे राइट में रेड है। ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ग्रुप्स का इन अ 3D स्पेस। अगर हम इस रेड और ग्रीन को इधर से उधर कर दिए, क्या ये वही मॉलिक्यूल अभी भी है जो पहले था? नो सर, दिस इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट एज द प्रीवियस वन। दिस फॉर्म इज डिफरिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप इन अ 3D स्पेस। इट इज अ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द फर्स्ट वन। समझ में आ रहा है? पहला वाला ऑप्टिकली एक्टिव है तो यह भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये हमने एक ऑप्टिकल आइसोमर बना दिया, उसका एक स्टीरियो आइसोमर बना दिया, जो कि अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप इन अ 3D स्पेस में अंतर रख रहा है। समझ में आ रहा है? यहां तो एक्सचेंज मार दिए। अगर हम इन दोनों को भी एक एक्सचेंज कर देते, अभी हम एकदम बिल्कुल पकड़े हुए हैं इसको, यहां तो किए ही किए, यहां भी कर दिए, ये वही फॉर्म में आ जाएगा जो फॉर्म में हम लोग पहले देखे थे। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक कायरल सेंटर के अबाउट इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर हम ग्रुप का, तो उसका स्टीरियो आइसोमर या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? सो रैंडमली वी कैन नॉट ड्रॉ फिशर, रैंडमली वी कैन नॉट एक्सचेंज द ग्रुप। कॉन्फ़िगरेशन को सेम रखने के लिए एक तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ड्रॉ द फिशर। अब देखो ऐसे है तो इसके 2 तरीके हैं। इमेजिन नहीं हो पा रहा है तो आप इसको, इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा के खड़ा करो और ये ऊपर वाला एग्जांपल बन जाएगा। कर सकते हो ना भाई? एक मॉलिक्यूल को तो रोटेट किया ही जा सकता है, कैसे भी रोटेट करो। अगर हम इसको इसी प्लेन में ऐसे जरा सा घुमा दें ताकि ये CHO ऊपर चल जाए, CH3 नीचे आ जाए, या इसको ऐसे उल्टा घुमा दें, CH3 ऊपर चल जाए, CHO नीचे आ जाए, उसके बाद ये वाला तरीका से आप सॉल्व। या अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट और राइट क्या है इस मॉलिक्यूल का, तो सीधे बनाएंगे। हम मॉलिक्यूल को किधर से देख रहे हैं? इधर से। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। सबको समझ में आ रहा है? हम अगर मॉलिक्यूल को इधर से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट है, ये राइट है यार, बिना घुमाए सीधे। स्ट्रेट लाइन इज द वर्टिकल लाइन। ऊपर CH3, नीचे CHO। किसका पोजीशन चेंज नहीं करना है? डैश का। डैश किधर दिख रहा है? राइट में। H इधर, OH इधर, बन गया फिशर। समझ में आ रहा? अगर हम इसी मॉलिक्यूल को अगर हम इधर से देखे होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। हम अगर इधर से अगर देखे होते तो मेरे को ये लेफ्ट दिखता और ये राइट दिखता। इस लाइन के, इस हाथ के नीचे लेफ्ट है और ऊपर राइट है। ये बात समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसे बैठे हुए हैं तो क्लियर? स्ट्रेट लाइन इज द वर्टिकल लाइन। CHO, CH3। स्ट्रेट लाइन इज द वर्टिकल लाइन। ऊपर CHO, नीचे CH3, क्योंकि मॉलिक्यूल को हम इधर से देख रहे हैं। और किसका पोजीशन चेंज नहीं करना है? डैश का। डैश किधर है? लेफ्ट में। H इधर आ गया, OH इधर आ गया। इस मॉलिक्यूल का ये दोनों फिशर करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। क्योंकि पहले फिशर में आप अगर इधर एक्सचेंज कर दिए तो इधर भी एक एक्सचेंज कर दिए, वही चीज बन गया। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? ये लेफ्ट और राइट समझ में आ रहा है? हाँ, कौन सा? हाँ, ये कैसे बना है? मॉलिक्यूल को हम इधर से देख रहे हैं, ऐसे। जिस मॉलिक्यूल को हम ऐसे देख रहे थे और कह रहे थे ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस यही सोच कि ये वाले मॉलिक्यूल को हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे अगर देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। इस हाथ के नीचे लेफ्ट हो गया, ऊपर राइट हो गया। ऊपर कौन दिख रहा है? CHO। नीचे कौन दिख रहा है? CH3। CHO CH3। लेफ्ट में डैश H, डैश का पोजीशन चेंज नहीं करते, तो यहां भी H लेफ्ट में आएगा, OH राइट में कर देंगे। क्लियर है? बताओ, मैं चाह रहा हूं कि COOH ऊपर हो और CH3 नीचे हो, क्या क्या लिखे इधर उधर? तुम बताओ। COOH COOH ऊपर, CH3 नीचे। बताइए यहां पर क्या लिखा जाए? OH की NH2, और यहां क्या लिखा जाए? सबको समझ में आ गया? जिसे डाउट है वो पूछ लो भाई। जिसे भी डाउट है पूछ लीजिए। OH और NH2 का पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। अगर मैंने COOH और CH3 फिक्स कर दिया तो यहां OH और NH2 का भी पोजीशन फिक्स होगा। रैंडमली हम लोग नहीं लिखेंगे। बहुत ही सिंपल। अगर इस मॉलिक्यूल को हम इधर से अगर देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि वर्टिकल लाइन है। ऊपर COOH, नीचे CH3। इस लाइन के ऊपर या इस हाथ के ऊपर क्या है? राइट। नीचे क्या है? लेफ्ट। NH2 राइट में, जिसका पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। NH2 राइट में आ गया तो ऑब्वियसली एक ही जगह खाली है, वहां OH लगाओ। क्लियर है? इसका फिशर बनाओ। CHO CH3। बताओ चारों ग्रुप कैसे कैसे लगाया जाए? हम चाह रहे हैं कि CHO ऊपर और CH3 नीचे हो। तो जब दो दो अगर कार्बन है, रूल अभी भी वही है। आप एक एक कार्बन करके देखिए, दोनों को एक साथ देखने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वाले कार्बन को देखो। हम चाह रहे हैं CHO ऊपर और CH3 नीचे। यही जो स्ट्रेट लाइन है ये वर्टिकल लाइन पे आएगा। ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल लाइन, जिसमें CHO ऊपर और मिथाइल नीचे दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अब इस कार्बन पे ये लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट में है कि राइट में है? अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो मेरे लेफ्ट में है कि राइट में? लेफ्ट में। NH2 का पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। NH2 लेफ्ट में, ऑब्वियसली H राइट में। अब इस कार्बन पे आ जाओ। डैश किधर? राइट। ये डैश किधर? राइट। डोंट चेंज द पोजीशन। HCl। अगर बहुत दिक्कत हो रहा है समझने में, मॉलिक्यूल को रोटेट करके उसको स्ट्रेट कर लो। अगर तुम उसी प्लेन में मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो तो जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप इसको रोटेट करके स्ट्रेट कर लीजिए, और जो हम लोग रूल यहां पर पढ़े थे ये दोनों में, वही वाला चीज लगा दो। बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या? NH2। सबसे पहले तो ये बता यार, ये स्ट्रेट लाइन, हम इधर खड़े हैं, तू इमेजिन करके तू मेरी जगह खड़ा है। लेफ्ट किधर, राइट किधर? राइट इधर है ना। हम लाइन के अबाउट पूछ रहे हैं यार। यहां राइट है, यहां लेफ्ट है। हम अगर इधर से देख रहे हैं तो वही, अगर हम इधर चले गए तो कौन हो जाएगा लेफ्ट, कौन हो जाएगा राइट? उल्टा हो जाएगा।
अब यहां पे तुमको NH2 में कंफ्यूजन हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये लाइन के हिसाब से लेफ्ट किधर है, राइट किधर? लेफ्ट नीचे है ना, इसी का पोजीशन चेंज नहीं होगा ना। तो अगर ये लेफ्ट में है NH2 तो लेफ्ट में ही लगाएंगे ना। अब क्या कंफ्यूजन है? अगर दिक्कत हो रहा है तो हम क्या बोले इसको? घुमा, स्ट्रेट कर, जरा स्ट्रेट कर तो जरा फटाफट। स्ट्रेट जैसे ही करेंगे तो CHO ऐसे आएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से आएगा मिथाइल। यही हुआ ना घुमाना। उसी प्लेन पे इसको घुमाओ, और जब प्लेन पे ही घूम रहा है तो जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, जो ऊपर था ऊपर ही रहेगा। अब बना लोगे? अब अगर हम बोले कि ये वाला स्ट्रेट लाइन है, यही स्ट्रेट लाइन है, CHO ऊपर है, CH3 नीचे है, CHO ऊपर, CH3 नीचे। अब लेफ्ट राइट क्लियरली दिख रहा है। ये किस तरफ है? लेफ्ट में, लेफ्ट में डाले। ये किस तरफ है? राइट में, राइट में डाल। क्लियर? लास्ट, CH3 ऊपर, COOH नीचे हम चाह रहे, तो क्या होगा? CH3 ऊपर, COOH नीचे। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ऐसे देख रहा हूं मॉलिक्यूल को, तभी तो मेरे को ये स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन दिखा। CH3 ऊपर, COOH नीचे। और अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहां पर ये H किधर है? राइट, OH। यहां पर Cl किधर है? लेफ्ट, Cl, OH। यहां पे H किधर है? राइट, H, Br। क्या? 100%। जब इधर से आप देखोगे तो आप इस फिशर को इनडायरेक्टली 180 डिग्री से रोटेट कर दिए। इस फिशर को 180 डिग्री से रोटेट कर दो, वही मिलेगा। किधर? कहां से देखेंगे? ऐसे, ऐसे हम लोग देख रहे हैं क्या? फिशर ही तो बनाना है, सही बात है। CH3 बिल्कुल, ये दोनों बॉन्ड पीछे की ओर होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग कैसे देखेंगे? नीचे से देखेंगे। तो आपको H किस तरफ दिखेगा? H किस तरफ दिखेगा नीचे से देखने से? राइट में दिखेगा कि लेफ्ट में दिखेगा? हैं? तो वही बात है ना, डिपेंड कर रहा है कि तुम मॉलिक्यूल को कैसे देख रहे हो यार। अगर ऐसे तुम देख रहे हो H नीचे, OH ऊपर है, इधर से देखेंगे तो हमको H किधर दिखेगा? अबे जो रूल बताया ना वो फॉलो करना, उसी से करना है, बिल्कुल उसी से करो। और अगर आप इमेजिन करके सही बना पा रहे हो देन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही बनना चाहिए और यही सही है। तुम थोड़ा सा देखो कि तुम्हारा गड़बड़ कहां हो रहा है। ये तो एकदम हैंस प्रूव्ड तरीका है। अगर तुमको लग रहा है कि H इधर आना चाहिए तो तुम देखो तुम कैसे इमेजिन कर रहे हो कि H उल्टा आ रहा है। डैश वेट से फिशर, क्लियर है? क्लियर है? मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। चलो एक और करके देखो।
COOH और CHO का पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया। कहां दो चेंज कर देंगे तो कहां पे? यहां नीचे OH और H को इधर कर दिए, गलत। एक पर्टिकुलर कार्बन के अबाउट दो करना है। यह नहीं कि सर एक मारे यहां एक मारे यहां, और आपने तो बताया था कि इवन पूरा मॉलिक्यूल सत्यानाश हो गया। एक पर्टिकुलर कार्बन के अबाउट इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज। अगर यहां पे एक किए तो यहीं पे एक और करो। खैर, फिशर COOH CHO, हम चाह रहे COOH ऊपर हो और CHO नीचे हो। जल्दी बताओ। अब जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। 1 2 3 4। चलो सबसे पहले तुम ही बताओ। बताइए कि ऑब्वियसली हम इस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं जो यहां पर है COOH वाला। बता लेफ्ट में क्या लिखे, राइट में क्या लिखे? लेफ्ट में CH3, राइट में H। वेरी गुड, बैठ जाओ। फिर कंफ्यूजन किस बात की? नहीं तो एक बार और ट्राई कर। जब ये चीज तुम सही बोल रहा है, मैंने तुमको समझ में आ रहा है, तुम बताओ। सेकंड पे OH और H। OH किधर? लेफ्ट में। H किधर? राइट में। बिल्कुल सही। अब तुम बताओ, मुस्कुरा रहे हो। NH2 और H। NH2 राइट में जाएगा सर, H लेफ्ट में आएगा। बिल्कुल सही बात है। तुम बताओ आखिरी। ClOH। Cl इस तरफ, अबे इधर की इधर ऐसे नहीं। Cl किधर? लेफ्ट में। OH राइट में। बिल्कुल सही है। क्लियर है सबको? क्लियर? Chiral center. It is a sp3 hybridized atom. It is a sp3 hybridized atom. It is a sp3 hybridized atom about which all the 4 groups bonded are entirely different from each other. It is a sp3 hybridized atom about which all the 4 groups bonded are entirely different from each other. Chiral center एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है जिससे चारों ग्रुप जुड़े हुए जो हैं वो एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोई भी दो ग्रुप सेम नहीं होता। और ग्रुप में लोन पेयर को भी काउंट किया जाएगा। लोन पेयर ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ ग्रुप। कायरल सेंटर का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी है, सबसे पहला कंडीशन। इसलिए हम पहले लिखा है sp2 sp एटम कभी भी कायरल सेंटर नहीं होता। कभी भी कायरल सेंटर नहीं होता। sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड एटम कभी भी कायरल सेंटर नहीं होता। ऑलवेज कायरल सेंटर आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम टू विच ऑल द 4 ग्रुप्स बॉन्डेड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कायरल सेंटर कैन बी कायरल कार्बन, जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे थे। जैसे मान लो कि A, B, D और E लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये कायरल सेंटर कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन एटम ही कायरल सेंटर हो। सिलिकॉन कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ कायरल सेंटर। A, B, D, E लगा दिए यहां पर। इट कैन बी
फास्फोरस के पास एक लोन पेयर, यहां मान ले H लगा दिए, यहां R1 कर दिए, यहां पे R2 कर दिए। सिमिलरली नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ कायरल सेंटर, मान ले H कर दिए, यहां R1 कर दिए, यहां R2 कर दिए। चारों ग्रुप, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और sp3 एटम से अगर चारों ग्रुप एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देन दैट पर्टिकुलर सेंटर विल बी कॉल्ड एज कायरल सेंटर। ठीक है, ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा कॉमन जो एटम है वो कायरल कार्बन है, तो कार्बन के साथ अगर चारों ग्रुप एंटायरली डिफरेंट अगर जुड़े हुए हैं तो वो कायरल सेंटर, कायरल कार्बन कहलाएगा। सल्फर कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ कायरल सेंटर, RS डबल बॉन्डेड OR2, तो ऑब्वियसली सल्फर के पास एक लोन पेयर है, सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पाई बॉन्ड देख के ये मत समझना कि sp2 है, sp3 hybridized to which all the four groups bonded are entirely different from each other. This sulfur is a chiral center, no problem in that. Clear? Clear? Okay. Count the total number of chiral center in the following molecules. Count the total number of chiral center in the following molecules. जब बात रिंग की हो तो रिंग में हम लोग हमेशा दोनों तरफ से मूव करते हैं और तब तक मूव करते हैं कि जहां पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिल जाए, तभी हम लोग बोलते हैं डिफरेंट ग्रुपिंग। वही रूल यहां पर भी, पहले वाले में कितना कायरल सेंटर, 0। ये दो मिथाइल सेम हो जाने के कारण ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं है, अपने आप में ये दोनों कार्बन कायरल सेंटर नहीं है, 3-3 हाइड्रोजन सेम लगा हुआ है। जब भी दो ग्रुप सेम हो गया, sp3 एटम पे कोई भी दो एटम, कोई भी दो ग्रुप सेम हो गया तो वो कायरल सेंटर नहीं रह जाएगा, चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, A, B, D और E ऐसे। कितने कायरल सेंटर है यहां पर? ऑब्वियसली ये नहीं है, 3 हाइड्रोजन सेम। यहां पर अगर हम लोग देखें तो 4 ग्रुप कौन कौन से हुए, H, OH, मिथाइल और ये पूरा का पूरा चौथा ग्रुप, पूरे को चौथा ग्रुप कहेंगे। सिमिलरली अगर इस कार्बन पे गए तो H, मिथाइल, OH तीनों अलग अलग, और ये हो गया चौथा ग्रुप इस कार्बन के लिए। ऑब्वियसली नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट हियर इज 2। नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन दिस मॉलिक्यूल, पहला के लिए चौथा ग्रुप कौन, ये पूरा का पूरा, ऐसे समझना है। चौथा ग्रुप मतलब जो पूरा बच गया,
ये वाला कार्बन पे अगर हम देखें तो HOH अलग अलग, ये तीसरा और ये चौथा। सिमिलरली यहां पर गए तो HOH अलग अलग, ये तीसरा और ये चौथा, ये भी अलग। ऑब्वियसली यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज 4। हाउ मेनी कायरल सेंटर हियर? 0, नो कायरल सेंटर। H और मिथाइल तो अलग अलग है, लेकिन इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दोनों तरफ से जाने पर आइडेंटिकल ग्रुपिंग, नो कायरल सेंटर। हाउ मेनी कायरल सेंटर इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? तो सबसे पहले एक को देखो तो H मिथाइल अलग, H मिथाइल अलग, इधर बढ़े तो CH2, इधर बढ़े तो CHMe, अलग अलग ग्रुप हो गया कायरल सेंटर। सिमिलरली इस पे गए, H और मिथाइल अलग अलग है, इधर बढ़े तो CHMe, इधर बढ़े तो CH2, अगेन इट इज अ कायरल सेंटर। सिमिलरली यहां पर H और मिथाइल अलग अलग है, CH2, लेकिन ग्रुप में तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस न मिल जाए रिंग में। ऊपर आए तो CHMe, यहां पर CH2 मिला, अगेन अ कायरल सेंटर। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज 3। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? अगला, हाउ मेनी कायरल सेंटर? 0। H और Me भले ही अलग अलग है, लेकिन इधर से और इधर से ग्रुपिंग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। यहां पर ये कायरल सेंटर ये भी नहीं है, H और मिथाइल, इथाइल अलग अलग। कितने कायरल सेंटर हैं इसमें? 1, 2, 3 और कोई? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा? 3 कायरल सेंटर है। तीन है, ये सबको समझ में आ रहा है? अगले में कितने? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंसर। यहां पे 2 मिथाइल सेम है। जरा बताओ तो ये कायरल सेंटर क्यों हुआ? यहां पर H है, ऊपर गए तो कुछ ऑक्सीजन जैसा दिख रहा, इधर गए तो एक और रिंग दिख रहा OH के साथ, इधर आ रहे हैं तो कुछ डबल बॉन्ड दिख रहा है। सब तरफ से तो अलग अलग ही है, किसी भी 2 तरफ से मूवमेंट सेम है क्या? नहीं, तो सीधे कायरल सेंटर। क्लियर? क्लियर? यहां पर कितने कायरल सेंटर है? नो डाउट ये कायरल सेंटर है। H मिथाइल, इधर गए तो N, इधर आए तो कार्बन, ये भी कायरल सेंटर है। MEH, कार्बन N। बट डोंट कंसिडर दिस नाइट्रोजन एज कायरल सेंटर। अमाइड का नाइट्रोजन कभी भी कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं करता है। अमाइड का नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे रहता ही नहीं है। The reason is plus m of nitrogen is very high as compared to any other atom. नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन is nearly sp2, वो sp3 नाइट्रोजन नहीं है, ड्यू टू वेरी हाई प्लस m एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में है किसके साथ? अमाइड का कार्बोनिल के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ, तो कभी भी वो नाइट्रोजन को आपको कायरल सेंटर नहीं मानना है। दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, ओनली 2। यहीं पे अगर सल्फर होता, थर्ड पीरियड का कोई भी एलिमेंट होता, तो थर्ड पीरियड वाले का प्लस m जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। 3p 2p ओवरलैप वीक होता है एज कंपेयर टू 2p 2p ओवरलैप। तो थर्ड पीरियड वाले का प्लस m या रेजोनेंस नहीं लेते। अगर इस नाइट्रोजन के बजाय सल्फर होता तो सल्फर को हम लोग कायरल सेंटर काउंट कर सकते थे, अगर चारों ग्रुप अलग अलग जुड़ा रहता सल्फर के साथ। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट में ऑक्सीजन तो खैर कायरल सेंटर बनेगा ही नहीं। नाइट्रोजन बन सकता है, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर का कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। और थर्ड पीरियड में अगर रेजोनेंस दिख भी रहा है तब भी हम लोग रेजोनेंस कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट का प्लस m क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ये बात नोट कर लो।
आगे मॉलिक्यूल विथ ओनली वन कायरल सेंटर, अब हम लोग एक एक करके कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। एक कायरल वाला मॉलिक्यूल, दो कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल, सेम डिफरेंट, ऐसे एनालिसिस करेंगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे चीज। मॉलिक्यूल विथ ओनली वन कायरल सेंटर, कार्बन के साथ ए जुड़ा है, बी जुड़ा है, डी जुड़ा है और ई जुड़ा है। एक ही कायरल सेंटर वाला ये मॉलिक्यूल है। ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल में न तो पीओएस है और ना ही सीओएस है। ये मॉलिक्यूल डेफिनेटली क्या होगा? कायरल होगा। ये मॉलिक्यूल डेफिनेटली क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। ठीक, हमें पता है कि कायरल ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। कायरल ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। अगर हम इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो मेरे को बताओ कि क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम एवरीथिंग, दो फॉर्म मैंने ड्रॉ किया। आर दे आइडेंटिकल? क्या आप दूसरे वाले फॉर्म को किसी भी तरीके से उल्टा पलट के आइडेंटिकल प्रूफ कर पाओगे? ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे सोच सकते हो कि चलो इसे घुमाया जाए पूरा 180 डिग्री से, पूरा 180 डिग्री से घुमाएंगे तो ये बी घूम के आ जाएगा यहां पर, तो ये वाला पार्ट तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 180 डिग्री से घुमाओगे तो जो डी आपको ऊपर दिख रहा है वो नीचे हो जाएगा और ई जो है वो ऊपर आ जाएगा, जबकि यहां पर वैसा नहीं। तो ऑब्वियसली दिस टू आर टू डिफरेंट फॉर्म्स। टू डिफरेंट फॉर्म्स मतलब बेसिकली दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? दे आर स्टीरियो आइसोमर। इफ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस विल बी ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। और ये जो मैंने बनाया कुछ नहीं, बीच में एक इमेजिन किया कि एक मिरर रख दिए और उस मिरर से हम लोग मिरर इमेज ड्रॉ कर दिए। एंड ऑब्वियसली आप लोग खुद बोले कि इस दूसरा वाला आइडेंटिकल नहीं है। हो भी कैसे सकता है? कायरल का मिरर इमेज कभी भी आइडेंटिकल नहीं होता। दे आर टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर। दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन अ 3D स्पेस। दे आर नॉट आइडेंटिकल। हां, ये हम जरूर बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब ध्यान रखना, तुम तीसरा कोई भी स्ट्रक्चर बना दो इसका, वो या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। एक कायरल सेंटर के अबाउट देयर इज ओनली टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल एंड दैट टू कॉन्फ़िगरेशन आर ऑलवेज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तुम कोई तीसरे तरीके से ए बी डी ई को अरेंज करके ड्रॉ करो तो जो ड्रॉ करोगे वो या तो पहला है या तो दूसरा है, वो तीसरा डिफरेंट नहीं है। अबाउट अ पर्टिकुलर कायरल सेंटर, नोट करो, अबाउट अ पर्टिकुलर कायरल सेंटर देयर कैन बी ओनली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल। अबाउट अ पर्टिकुलर कायरल सेंटर देयर कैन बी only two different configuration possible. About a particular chiral center there can be only two different configuration possible. यहां पर भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का नाम देंगे, जैसे जीआई में सिस ट्रांस EZ, यहां भी हम लोग आगे चल के नाम दे देंगे कि कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगरेशन 2। पहचानना सीखेंगे कि मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन 1 में है कि कॉन्फ़िगरेशन 2 में है। तभी तो हम पहचानेंगे कि तो जो तुम तीसरा दिए हो वो पहला है कि दूसरा है। ये कैसे हम साबित करें? तो वो साबित करने का तरीका कॉन्फ़िगरेशन का स्टडी। समझ में आ रहा? सबसे पहले तो ये दोनों आपस में क्या है? स्टीरियो आइसोमर। अब एक जनरल रूल को समझो। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं।
एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बहुत सारा स्टीरियो आइसोमर हो सकता है। अगर वो पूरे स्टीरियो आइसोमर्स के सेट में एक भी ऑप्टिकली एक्टिव निकला, पूरे सेट को ऑप्टिकल आइसोमर भी बोला जाएगा। When we say the two isomers are optical isomer, कंडीशन, किस कंडीशन में हम लोग दो स्टीरियो आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं? कि पूरे स्टीरियो आइसोमर के सेट में अगर एक भी ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो पूरा सेट ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बहुत सारा स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। वो स्टीरियो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर क्यों नहीं बोलते? ना तो सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, ना तो ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि सिस में भी पीओएस है और ट्रांस में भी पीओएस है। वो भी तो स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन उसे ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग नहीं कहते। स्टीरियो आइसोमर्स के सेट में अगर एक भी ऑप्टिकली एक्टिव निकला तो पूरे सेट को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर एक भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं निकला तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नाम नहीं दिया जाएगा। एक और बात, हो सकता है कि आपको पता चल गया कि Si2 इज ऑप्टिकली एक्टिव, आपने पूरे सेट को बोल दिया ऑप्टिकल आइसोमर। हो सकता है कि इस सेट में कुछ एकाध ऐसा भी हो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है कि Si3 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव का आइसोमर है, वो भी ऑप्टिकल आइसोमर ही कहलाएगा। तुम लोग रिपीटर हो, तुम लोग थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुमको मीजो का। मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बट दे आर ऑल्सो ऑप्टिकल आइसोमर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एन ऑप्टिकल आइसोमर मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस सेट में हो सकता है दो तीन ऐसे निकल आए जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, लेकिन फिर भी वो दो तीनों को सबको इकट्ठे ऑप्टिकल आइसोमर बोला जाता है। यह बात समझ में आ रहा? इज दिस क्लियर? तो अब ये दो स्टीरियो आइसोमर में यहां तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, देयरफॉर दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।